हम चांद पर इतराए क्यों उतर पाए? क्योंकि हमारी गणना दुरुस्त थी। तो हम इस जातिवार जनगणना से या जनसंख्या की गणना से दूर क्यों भाग रहे हैं? रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हुई जी, अब वो उस फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हो। 2633 ओबीसी जातियों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बहुत ही कंटेंशियस इशू हो सकता है क्योंकि उनके हिसाब से इन 5 कैटेगरीज को 2, 4, 6, 8 और 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये हमें वापस लेके आता है एक बहुत ही मूट क्वेश्चन पे कि क्या हमारे पास पुख्ता कास्ट सेंसस है, क्या हमारे पास नंबर्स हैं इन जातियों के? अगर आपको पता चले। इंडिया अलायंस इस बात को लेकर खूब मुखर है कि जाति आधारित जनगणना हो। अलग अलग राज्यों में सर्वे भी हो रहे हैं। बीजेपी का स्टैंड इस पर बहुत क्लियर सामने नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश पर शासन कर रही पार्टी जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचती है? क्या इस मंडल 2.0 या 3.0 के काउंटर के लिए ही विश्वकर्मा योजना लाई गई है? क्योंकि बीजेपी लंबे समय से महादलित और महापिछड़ों पर फोकस कर रही है। तो ये बड़ी catch-22 सिचुएशन है जिसमें वो बुल को सीधे नहीं पकड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रकारांतर से उन सारे जाति समूहों तक पहुंचना भी चाहते हैं। और हमने 2014 से ही देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या दूसरे नेता हों, वो जिस जाति समूह से आते हैं, जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं, उसका जिक्र भी करते हैं। और पहले भी नेता नगरी में इस पर बात हुई है कि किस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद बताया जाता है कि ओबीसी समुदाय से या दलित समुदाय से या जनरल कैटेगरी से कितने लोग आए हैं। तो बीजेपी जाति जनगणना एंड विश्वकर्मा योजना, हिमांशु। देखिए सौरभ जी, मुझे ये लगता है कि जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो स्पष्ट है। वो नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी और यूनानिमस जो है सभी पार्टियों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी इनिशियली उसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था। और सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि जातीय जनगणना जो है वो आंध्रा और तेलंगाना में हो चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे भी सपोर्ट किया था, ये कहते हुए बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप लिया। लेकिन मुझे जहां तक है जानकारी, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। हाँ, विश्वकर्मा योजना या अन्य चीजों को जातिगत लोगों को आगे लाना, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करना, ये भारतीय जनता पार्टी करके इसका फायदा उठाना चाहती है। विश्वकर्मा योजना का मूल फायदा जो है वो ओबीसी वोटर्स को होगा, ओबीसी जातियों को होगा, क्योंकि जो उनके विश्वकर्मा यानी जो काम ओबीसी या ईबीसी? ईबीसी ओबीसी में होता ही है, धीरे धीरे कहीं ईबीसी में आएगा, कहीं ओबीसी में, बहुत सी चीजें हैं। सर, लेकिन इसमें स्पष्ट तौर पर ऐसे सामाजिक वर्गों को चुना गया है जो सत्ता के गलियारे से बाहर रहे, जो भूमि के स्वामित्व वाली स्थिति में नहीं है, जो कारीगरी में है। ये एक बहुत मोटा माटी विभाजन हो सकता है। नहीं, मोटा माटी जिसमें आपको कुम्हार मिलेंगे, जिसमें आपको बढ़ई मिलेंगे, उसमें तमाम जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं वो मिलेंगे। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर ओबीसी की उन जातियों को अपने साथ लामबंद करना चाहती है जो सत्ता के गलियारे से दूर रहे हैं सदैव। और ये उन्होंने 2014 में इस तरीके के जातिगत सोशल इंजीनियरिंग की थी, उसका फायदा उत्तर प्रदेश में मिला था, बिहार में भी उनको मिला था। पासवान को अपने साथ लेके आए थे, वो उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेके आए थे। और आप देखिए कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इसी चीज पे लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में उनके साथ संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, कोरी, कुर्मी और निषाद, ये लोगों को, राजभर समाज को वो लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा नुकसान है ईस्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इन 3 जातियों को अगर वो साथ लेके चलते हैं तो उसका नुकसान नहीं होगा। और ये तीनों वो जातियां हैं जो गैर यादव हैं, जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा नहीं है। आप देखिए, अनुप्रिया पटेल है, 2012 में पहली बार उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति जो है वो विधायक बना था और वो प्रतापगढ़ की सीट थी।
जहां से जीत के आए। उससे पहले उनके पिता सोनेलाल पटेल कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे थे, खुद चुनाव नहीं जीते। हिमांशु जी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी का पहला विधायक बना था, लेकिन कुर्मी समाज से पहला विधायक नहीं बना था। नहीं, कुर्मी समाज से नहीं बना था, लेकिन प्रतापगढ़ के अंदर वर्मा थे जो बने थे। मैं उनका नाम शायद मेरे माइंड से स्किप कर रहा है। प्रतापगढ़ की सीट है, उस सीट से वो जीत के आए थे, इलाहाबाद से लगती हुई सीट है। तो अगर वहां नहीं हुआ, और आप देखिए उन जातियों को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जो सत्ता से दूर रही है। निषाद पार्टी पहली बार जो है बाई इलेक्शन जीती थी 2017 के अंदर लोकसभा में, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे परवीन निषाद जीते, 19 में उनको लेके आए। तो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से दूर रहना चाहती है, लेकिन उन छोटी छोटी जातियों को, ओबीसी की साथ लाना चाहती है, जो वोट बैंक का एक बड़ा काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए साध सकती है। सर, एक बात बताइए हिमांशु जी, ये बताइए, एक तरफ बात होती है आंकड़ों की, डेटा की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की। देश में नीति के निर्धारण के लिए दुरुस्त आंकड़ों का होना जरूरी है। 1931 की आखिरी जाति जनगणना है। हर प्रदेश में अलग अलग जाति समूह है। कोई ओबीसी में है जो एससी में जाना चाहता है, कोई एससी में है और उनको एक साहब एसटी के एससी में ना शामिल कर दिए जाएं, फिर दूसरे धर्म के लोग इसमें ना इंक्लूड कर दिए जाएं। कई जनरल कैटेगरी में है जिनकी मांग है कि साहब हम बड़े पिछड़े हैं, हमको ओबीसी में डाल दिया जाए। कई ओबीसी राज्य में है, उनकी मांग है कि सेंट्रल की लिस्ट में। जब हर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल अपलिफ्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गरारी वहीं पर आकर फंसती है, तो फॉर वंस एंड ऑल ये क्यों नहीं होता है कि देश में सम्यक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ये सर्वेक्षण हो? क्योंकि इससे सिर्फ ये पता नहीं चलेगा कि देश में किस जाति समूह के कितने व्यक्ति हैं, ये भी पता चलेगा कि जिस मंशा के साथ आरक्षण को लागू किया गया था अलग अलग स्तरों पर, कहीं उसका लाभ चुनिंदा सामाजिक वर्गों तक तो नहीं पहुंच रहा है। क्या किसी किस्म के कोर्स करेक्शन की भी जरूरत है? पर इस तरह के किसी भी करेक्शन के लिए हिमांशु जी गणना की आवश्यकता है। हम चांद पर इतराए क्यों उतर पाए? क्योंकि हमारी गणना दुरुस्त थी। तो हम इस जातिवार जनगणना से या जनसंख्या की गणना से दूर क्यों भाग रहे हैं? गणना से दूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अगर गणना होगी तो वो लोग फायदा उठा लेंगे जो इसके लिए मुखर होके सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी है, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में अभी अगर आपने देखा होगा एक रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हुई है जी। अब वो उस फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हो। जहां तक मुझे लगता है, कहीं जो मुझे लग रहा है कि ये जो विशेष सत्र है इसका बिजनेस रिलीज कर दिया गया है। 4 उसमें मोटे मोटे बिल है। मुझे लगता है जो एडिशनल सप्लीमेंट्री बिजनेस सौरभ जी आएगा वो हो सकता है जो आरक्षण का, रिजर्वेशन का, जो खुल के बोलिए ना, आपको क्या बताया अमित शाह ने? नहीं, मेरी अमित शाह से कोई बात नहीं हुई, ना मैं उनसे बहुत ज्यादा जाके मिलता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि उसकी कैप ना बढ़ा दी जाए। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कर सकती है। और आपने देखा होगा 2018 का लोकसभा, माफ कीजिएगा, चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ स्वर्ण जातियों को 10% का जो आरक्षण है दिया गया, जो जिनकी फाइनेंशियल कम है स्वर्ण जातियों में, उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग जरूर करेगी। हो सकता है वो कैप बढ़ा दे, लेकिन अगर कैप बढ़ाई जाए, कि वो सोशल इंजीनियरिंग थोड़ा दुरुस्त हो ना। समाज में जो लोग ऐतिहासिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे लैंड होल्डिंग का मामला हो, अवसरों की समानता का हमने वायदा किया था ना जब आजादी हासिल की थी, तो बिल्कुल मिलना चाहिए उन सबको जिनको जरूरत है। पर इसीलिए उसका अब आप जनगणना की जगह सीधा आप देना चाहते हैं। वही देखिए, वो जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है उसको लागू करके साथ में अगर आरक्षण की जो कैप है 49% से बढ़ाकर 55%, 57%, से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना कि कौन से उपजाति समूह हैं जिनको भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है। एक शॉर्ट टर्म, देखिए बीजेपी उसका शॉर्ट टर्म गेन चाहेगी कि हमको 24 का चुनाव हम जीत ले, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। पार्टियों के शॉर्ट टर्म गेन होते हैं, देश का लॉन्ग टर्म गेन होता है महाराज। मौसमी जी, विपक्ष के खेमे में जाति जनगणना और तमाम इससे जुड़ी जो कास्ट आइडेंटिटी से जुड़ी डिमांड्स हैं उनको लेकर क्या तैयारी चल रही है? और पिछले सवाल में भी अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, जब हम लोग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को लेकर बात कर रहे थे, मौसमी।
जी, मैं उसी पे ऐड करना चाह रही थी सौरभ की जो बात हिमांशु कह रहे हैं। देखिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट केंद्र सरकार ने दिया, वो क्यों कास्ट बेस्ड सेंसस के खिलाफ है। वो ये कह रही है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ही कम्बसम हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक ही जाति मध्य प्रदेश में कुछ और कहलाती है, उत्तर प्रदेश में कुछ और कहलाती है, और 50 तरीके के नाम है। उनका ये कहना है कि केंद्र में जातियों की लिस्ट लगभग 2,500 है, और जब आप यूनियन टेरिटरीज और राज्यों की जातियों की लिस्ट जोड़ लीजिए तो वो 3,500, लगभग 3,200 पहुंच जाती है। तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। पर उसकी मूलभूत कारण मुझे जो लग रहा है, और जो बिल्कुल ऑब्वियस लगता है, कि कहीं भी बीजेपी इसलिए भी खिलाफ है कि पूरा एजेंडा अगर जातियों पर आ जाएगा, जिसको लेके विपक्ष इतना मुखर है, तो फिर हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो बिखर जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर बीजेपी पिछले 2 चुनाव जीती आई है, किसी भी तरह से वो इस बरैया के छत्ते को छेड़ना नहीं चाहती, क्योंकि फिर कमंडल के ऊपर मंडल की पॉलिटिक्स दोबारा हावी होने का डर है। और उतनी मुखरता से इंडिया मेंबर्स, अगर आप देखें सौरभ, तमाम इंडिया मेंबर्स को बिल्कुल क्लियर है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में कांग्रेस की बैठक हुई और उन्होंने कहा कि हम एमके स्टालिन साहब से कहेंगे कि जातिगत सर्वे, क्योंकि राज्य सरकार सर्वे करा सकती है, तो तमिलनाडु में जातिगत सर्वे कराना चाहिए, जिस तरह से बिहार में की तर्ज पे हो रहा है। तो अपने आप में इसको राहुल गांधी ने तो खेमा खोल ही लिया कर्नाटक में। तो विपक्ष को लगता है ये एक मौका है कि आप हिंदू मुस्लिम और जो बीजेपी को पर आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, अगर ये जातिगत जनगणना का मामला खुल गया तो वो फायदा ही फायदे में विपक्ष रहेगा। और यही वजह है कि इसमें बिल्कुल कंसेंसस अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी सौरभ सामने आया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इस जाति के अंकगणित को साधा ना। उन्होंने जब 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने का नारा दिया तो उन्होंने कास्ट इक्वेशन का ख्याल रखा, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। अपने सारे अलायंसेस में, टिकटों के वितरण में, संगठन के निर्माण में सभी जाति समूहों का प्रतिनिधित्व हो, इस बात का ख्याल रखा। दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जब आप देश में विकास कर रहे हो, स्कूल बना रहे हो, अस्पताल बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, या कल्याणकारी योजनाएं, उज्ज्वला है या शौचालय है, तब आप जाति के आधार पर भेद नहीं कर रहे हो, और ओवरऑल जितने भी गरीब हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण, उनको आप अपलिफ्ट कर रहे हो। तो जब आप ये दावा कर रहे हो लगातार कि हम अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए सिर्फ कास्ट नहीं बल्कि हर किस्म की गरीबी के स्तर पर जो विभेद मौजूद हैं उनके साथ डील कर रहे हैं, और इलेक्टोरली आपने इसमें मास्टरी हासिल कर ही ली है, तो फिर आप उस गेम को इतने प्रच्छन्न तरीके से क्यों खेल रहे हैं, खुल के क्यों नहीं खेल रहे हैं? वाई आर यू लेटिंग देम डिसाइड द नैरेटिव? राजदीप, देखिए, आप इसे, जब हम हमेशा बीजेपी की बात करते हैं ना, और बीजेपी का जो एक राइज हुआ है, उदय हुआ है पिछले 10 सालों में, हम नॉर्मली हिंदुत्व की बात करते हैं। असली बात है ओबीसी, और खास करके नरेंद्र मोदी जी के आने से। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, इसका बहुत बड़ा असर बीजेपी की राजनीति पे हुआ, उत्तर भारत के राजनीति पे हुआ। आप नंबर देखिए ना, आप पार्लियामेंट में देखिए, आप असेंबलीज में देखिए, जो बीजेपी के नंबर्स बढ़े। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 2017 का जब बीजेपी का चुनाव हुआ यूपी में, उस समय अमित शाह जी ने उनके जो इर्द गिर्द जो स्ट्रेटेजिस्ट थे उनको कहा कि आप इस लोअर ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी पर 2014 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश को वो एक नए लेवल पर ले गए। हर समुदाय के, प्रजापति हो, राजभर हो, सबके आपने अलग अलग यूपी में उनके सम्मेलन किए। और आप जानते हैं उन सम्मेलनों के बीच में कौन इन्वॉल्व था उनके साथ? सुनील कानोगुलू। वही सुनील कानोगुलू जो आज कांग्रेस में है, कांग्रेस को एडवाइस कर रहा है, उनके इलेक्शन इंचार्ज है। तो सुनील कानोगुलू उन व्यक्तियों में है सौरभ, जो समझ गए हैं कि बीजेपी का जो ये उदय हुआ है ना, वो ओबीसी समुदाय ने, खास करके लोअर ओबीसी ने जो सपोर्ट दिया है, जो समर्थन दिया, ये हिंदुत्व की केवल राजनीति नहीं है, ये ओबीसीआइजेशन की राजनीति है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री भी उसी ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो सुनील कानोगुलू ने एक तरह से कांग्रेस को भी समझाया कि इस मंडल की राजनीति में आप पीछे रह गए हैं,
अब भी बीजेपी तैयार है। देखिए, आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ओबीसी सम्मेलन तैयार कर रहा है। नवंबर के महीने में वो ओबीसी महाकुंभ करने जा रहा है उत्तर प्रदेश को। तो बीजेपी जानती है कि ये ओबीसी की राजनीति पर हमारी पकड़ रहनी है, तभी हम इस तरह से बड़ी मेजॉरिटी से जीतकर हम आ सकते हैं। अब कांग्रेस के सामने सवाल है कि करना क्या है। तो कुछ जो इंडिया अलायंस में ये निकला, और नीतीश कुमार जी ने इसको पहले आगे किया कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और हर जाति को अपने नंबर्स के अनुसार, अपने नंबर के अनुसार उनको रिजर्वेशन मिलेगा। उस दिशा में हमें जाना है। और नीतीश कुमार ने ये शुरुआत बिहार में करने की कोशिश की और अब कहा है कि देश भर में होना चाहिए। ये बात अब राहुल गांधी भी मान गए हैं और पूरी तरह से कांग्रेस भी एक तरह से मान गया। प्रॉब्लम क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब मुंबई में मीटिंग हुई, इसका विरोध किसने किया? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ममता बनर्जी ने कहा ये कास्ट सेंसस यू विल डिवाइड सोसाइटी, ये आप सोसाइटी में बिखराव लाएंगे, मुस्लिम्स का क्या होगा, आप केवल ओबीसी की बात कर रहे हैं। वेरी आपके दोस्त अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा उस मीटिंग में? देखिए, मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि विरोध वहां से हुआ। क्या अरविंद केजरीवाल ने भी उसका विरोध किया, आप कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, मेरा काम पूछना है। मुझे नहीं मालूम कि अरविंद के, मुझे जो कहा गया, मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं था मेरे दोस्त, मैं आपको कह सकता हूं जो मुझे पता चला। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब ये दूसरी मीटिंग हुई वो शरद पवार के घर में हुई, वहां तृणमूल कांग्रेस प्रेजेंट नहीं थी। वहां उस एजेंडा में कहा गया कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब पवार जी भी कह रहे हैं, देखिए मराठा एजिटेशन अब महाराष्ट्र में एक बार फिर हो गया है, और पवार जी अपने उम्र में 83 साल में पहले चले गए जालना, जहां यह आंदोलन एक बार फिर उभर कर आ गया, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि हमें भी मराठा जो समुदाय है, जो वो उनकी जो रिजर्वेशन की डिमांड है, उसके साथ हमें जुड़ना है। ये शुरुआत है सौरभ। हंसराज अहीर मेरे महाराष्ट्र से, चंद्रपुर से आते हैं, उनको मोदी जी ने इंचार्ज किया ये बैकवर्ड क्लास एक कमीशन एक तरह से बनाने के लिए, कि किस तरह से वहां ओबीसी को कितनी रिजर्वेशन कहां किस ग्रुप को मिलनी चाहिए। रोहिणी कमीशन की बात अभी हिमांशु ने कही। तो ये कंपेटिटिव बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स अब और तेज होने वाला है एक तरफ, क्योंकि पहले क्या होता था, इसका या तो ये रीजनल पार्टी जो नॉर्थ इंडिया मंडलाइट पार्टी जिसे आप कहते हैं, वो इस पर हावी थे, या बीजेपी उसमें आ गई। अब कांग्रेस भी जाग गई है कि हम इसके पीछे नहीं रह सकते, हमारे प्रेसिडेंट भी दलित हैं, ये एक मौका है। वहां ये सनातन धर्म की जो राजनीति हो रही वो अलग है, लेकिन असली मुझे लगता है जो लड़ाई होगी सौरभ 2024 में, वो इस कॉम्पिटिटिव ओबीसी पॉलिटिक्स की होगी, कि कौन कि एक तरफ कास्ट सेंसस की बात होगी, कास्ट के बेसिस पे जनगणना और किसको कितना बेनिफिट देना है, और बीजेपी दूसरी तरफ अपने जो लोअर ओबीसीज हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है दिस इज द बिगेस्ट चेंज। आप देखिए कितने ओबीसीज एमपीज है, देयर आर मोर देन 100 बीजेपी ओबीसीज एमपीज, मोर देन 30%। ये एक ड्रामेटिक चेंज हो गई है इंडियन पॉलिटिक्स में, जिस पर हमने नजर नहीं डाली है अब तक। मुझे लगता है दैट विल बी द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी सौरभ, कि एक अनईज है इंडिया पार्टीज में, जो कि अभी राजदीप बता रहे थे कि एक अनईज है इंडिया पार्टीज में कि कास्ट सेंसस। अब कास्ट सेंसस का क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि शुरुआत जब हुई थी तो हमेशा हम बोलते थे मंडल पॉलिटिक्स, मंडल वर्सेस कमंडल, क्योंकि मंडल हमारी पार्टीज हुआ करती थी जो एसपी, आरजेडी, जेडीयू, और उसके प्रतिद्वंदी हुए थे बीजेपी, विच यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एन अपर कास्ट पार्टी। बीजेपी ने ओवर द इयर्स अपनी पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है वो चेंज करके दे हैव नाउ, जो हमें दिख रहा है विश्वकर्मा योजना से भी दिख रहा है कि ईबीसी विद इन ओबीसी दे आर ट्राइंग टू विन। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे राजदीप ने कहा कि उनके में एक रियलाइजेशन आ गई है कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ पे जी रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उनके सामने है, जिसमें 2633 जातियों को, जो मेरे सोर्सेज के हिसाब से 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 2633 ओबीसी जातियों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बहुत ही कंटेंशियस इशू हो सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से इन 5 कैटेगरीज को 2, 4, 6, 8 और 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये हमें वापस लेके आता है एक बहुत ही मूट क्वेश्चन पे कि क्या हमारे पास पुख्ता कास्ट सेंसस है, क्या हमारे पास नंबर्स हैं इन जातियों के, हमने किस तरीके से इनको बेसिस किया।
जब जी रोहिणी कमीशन गई स्टेट्स में और बहुत लंबा चौड़ा उनके इतने एक्सटेंशंस हुए, जब लंबा चौड़ा इन्होंने पूरा भ्रमण करके स्टेट्स के साथ इंटरैक्शन किया, तब भी जो डेटा है वो मेरे ख्याल से इतना सेटिस्फैक्ट्री जिस पे उन्होंने बेसिस किया है वो नहीं हुआ है। अब बात आती है कि इंडिया अलायंस में ये क्यों सवाल उठा। ये इसलिए सवाल उठा, जैसे राजदीप ने भी कहा, कि कहीं ना कहीं इनको पता है कि हिंदुत्व को कैसे टैकल करने के लिए यहाँ पे ओबीसीज का जरूरी है इनका आंकलन होना। वहां पे क्योंकि वेस्ट बंगाल पे अभी फोकस आ जाता है, ममता बनर्जी ने इस डिमांड को अपोज क्यों किया? क्योंकि पंचायत इलेक्शंस जो कंक्लूड हुए वेस्ट बंगाल में, वहां पे बीजेपी ने, हंसराज अहीर का मेंशन किया राजदीप ने, वहां बीजेपी ने ये सवाल उठाया कि जो जातियां हैं वहां पे, कि एक हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू डोमिनेटेड स्टेट में, डोमिनेंट स्टेट में मैक्सिमम जो स्टेट लिस्ट में जातियां हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी की हैं। उनका ये इस तरफ ये इशारा था कि क्योंकि ममता बनर्जी का जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम्स के ऊपर, मुस्लिम वोट के ऊपर निर्भर है, इसीलिए नंबर्स जो हैं वो ये हैं कि स्टेट लिस्ट में 61 हिंदू ओबीसी जाते हैं और 118 मुस्लिम ओबीसी जाते हैं। आज ही मैंने एक आर्टिकल किया है कि वेस्ट बंगाल ने अभी लेटेस्ट जो भेजा है प्रपोजल्स, वो 87 जातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए किया है। जो हंसराज अहीर ने इनको वापस भेज दिया है कि आप हमें बताइए इसमें 87 में से 80 जातियां जो हैं वो मुस्लिम जातियां हैं, तो ये ऐसा क्यों किया है आपने, जो कि आपकी स्टेट, उनका ये जो फरवरी में ये गए, इन्होंने पूरा फील्ड विजिट्स किया और उनका ये मानना है कि ये जो रिजर्वेशन है वो हाईजैक हो गया है, ओबीसी रिजर्वेशन ममता बनर्जी की स्टेट में हाईजैक हो गया है, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और रोहिंग्याज ने, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला था जून में कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ने ये हाईजैक कर लिया है। तो यहाँ पे घूम फिर के ये बात आ जाती है कि इंडिया अलायंस के अंदर भी कांग्रेस का भी अनीस दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस 2010 में 11 में जब सेंसस हुआ था, जब 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उठ के उन्होंने लोकसभा में मई 7, 2010 में ये बोला था, मैं कुछ एक फाइनल डिसीजन लूंगा इसके ऊपर कि हम इसको कास्ट सेंसस किया जाए। लेकिन उससे पहले और उसके आसपास फिर से पी चिदम्बरम, जो उस टाइम उनके होम मिनिस्टर रहते थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी थी कि बहुत मुश्किल है एससी एसटी के अलावा एक और कॉलम इंक्लूड करना। लेकिन फिर भी ये सेंसस हुआ और उसके बाद बिना रिलीज किए इसका डेटा, यूपीए हमारी सरकार बदल गई यहाँ पे और सेंटर में हमारी मतलब भाजपा की सरकार आई, लेकिन अनईज अभी भी दिखता है। जब कांग्रेस में 2021 में इन्होंने एक और पैनल फॉर्म किया, जब नीतीश लेके गए 11 पार्टीज को प्रधानमंत्री के पास कि वी शुड हैव अ कास्ट सेंसस, तब इन्होंने, कांग्रेस ने स्टैंड नहीं लिया। ममता बनर्जी ने उस टाइम एक इधर उधर का स्टैंड लिया था कि अगर कंसेंसस निकलता है तो हम करेंगे, लेकिन उस टाइम कांग्रेस ने स्टैंड नहीं लिया था। उस टाइम मोइली जी के अंडर एक पैनल बना दिया गया था, ये बोला गया था कि हम देखते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं। पर वो एक फर्क पड़ा है तब और अब में। देखिए, इट इज नो कोइंसिडेंस कि कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री हैं, 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 अब ओबीसी हैं, सिद्धरामैया जी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये एक बदलाव है। ये कांग्रेस, बीजेपी आगे रही है इस रेस में, इस ओबीसी रेस में। अगर मैं नंबर देखूं आखिरी में, मैं आपको आंकड़े देखिए ना, आंकड़ों के हिसाब से जाइए। बीजेपी के 113 ओबीसी एमपीज हैं, 43 शेड्यूल ट्राइब और 53 शेड्यूल कास्ट, यानी 37.2% बीजेपी की लोकसभा एमपीज ओबीसी है, 14.1 एससी एंड 17.4 एससी। तो बीजेपी इसमें आगे रही है, कांग्रेस पीछे रही है। लेकिन कांग्रेस को पता है कि अगर आपको उत्तर भारत में डेंट करना है तो आपको इसमें बदलाव